In today's lecture, we will learn how we can save a class in a different file and a main function in a different file. ऐसा करने से हम अपने कोड की रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करते हैं कि अगर हमने एक क्लास राइट की है, इसको हम मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो क्लास को हम अलग से स्टोर कर लेंगे। जहाँ पे इस क्लास को हमने यूज़ करना होगा, हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू अपनी क्लास को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल प्रोग्राम एक क्लास को यूज़ करना चाहें तो उसके दो तरीके हैं। एक ये है कि हर प्रोग्राम के अंदर हम क्लास को राइट कर दें। अब इससे एफिशिएंट वे ये है कि हम क्लास की डेफिनेशन को अलग से स्टोर कर दें। जहाँ पे इसको हमने यूज़ करना है वहीं हम हैश इंक्लूड के थ्रू इसको अपने प्रोग्राम का पार्ट बना लें। जैसे कि आईओ स्ट्रीम हमारे पास हेडर फाइल है, इसको हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इंक्लूड करते हैं। जहाँ भी हमने cin और cout की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना होता है, वहाँ पे हम हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं और cin और cout की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम अपना कोड को एक दफ़ा राइट करते हैं और उसके बाद इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमारी जो रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है कि एक क्लास हमने एक दफ़ा राइट कर लिया है, इसको मल्टीपल प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को हम प्रमोट करते हैं। तो जो रीयूजेबिलिटी है, इसका बेनिफिट ये है कि हमें बार बार अपनी क्लास राइट नहीं करनी पड़ती। अब जो हम ऑलरेडी कोड लिखते थे उसके अंदर क्लास और मेन फंक्शन एक ही फाइल का पार्ट होता था कि हम टॉप के ऊपर क्लास की डेफिनेशन लिखते थे, मेन फंक्शन के अंदर हम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट मेंबर फंक्शन को कॉल करते हुए क्लास को टेस्ट कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे क्लास को हमने डिफरेंट फाइल के अंदर सेव करना है और जो मेन फंक्शन है इसको डिफरेंट फाइल के अंदर सेव करना है। अब क्लास को यूज़ करने के लिए जो मेन फंक्शन वाली फाइल होगी, हम टॉप के ऊपर हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू अपनी क्लास को इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्लास को इंक्लूड करने के लिए जब हम क्लास राइट करेंगे तो इसको हम एज अ हेडर फाइल सेव करेंगे। तो इसके लिए जो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे दैट इज़ .h। जब हमारे पास ये हेडर फाइल बन जाएगी तो इस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इससे हम अपनी क्लास को रीयूज़ कर सकते हैं इनटू द मल्टीपल प्रोग्राम्स। एक और कॉन्सेप्ट जो इससे कोरिलेटेड है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसकी एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अगर हमने कोई भी कोड राइट किया हुआ है, उस कोड को जब हम कंपाइल करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर मेन फंक्शन का होना लाजमी है। इफ़ मेन फंक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर program will compile correctly but it will not execute. To execute a program there must be a main function. अब जब मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन होती है उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है, जब मेन फंक्शन की एग्जीक्यूट होती है तो हमारा जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। जो ही हमारा जो मेन फंक्शन है टर्मिनेट होता है तो हमारा प्रोग्राम भी एंड हो जाता है। तो किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए मेन फंक्शन का होना लाजमी है। अगर मेन फंक्शन हमारे कोड का पार्ट नहीं है तो हमारा कोड कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हाई लेवल प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड फाइल हमारे पास है। जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखी थी उसके अंदर टॉप के ऊपर हमने क्लास की डेफिनेशन ऐड की थी, उसके बाद मेन फंक्शन लिखा था, मेन फंक्शन के अंदर क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट मेंबर फंक्शंस को कॉल कर लिया था। आज हम क्लास की डेफिनेशन को अलग सेव करेंगे और मेन फंक्शन को अलग सेव करेंगे। जो क्लास को रीयूज़ करने के लिए हम विद द एक्सटेंशन .h सेव करेंगे और जो मेन फंक्शन का कोड होगा उसको हम एज अ C++ फाइल स्टोर करेंगे। जहाँ पे हमने अपनी क्लास को यूज़ करना होगा तो हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं और इससे हमारे जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट हैं इनकी रीयूजेबिलिटी हमें समझ लगेगी कि अगर हम अपनी क्लास को डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे हम अपनी क्लास को राइट करें ताकि डिफरेंट प्रोग्राम इसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए क्लास को अलग फाइल के अंदर राइट करके विद एक्सटेंशन .h सेव करेंगे। इसके बाद जो भी हम प्रोग्राम राइट करेंगे उसके अंदर अगर ग्रेड बुक की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है तो हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इसको इंक्लूड करेंगे, देन हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
अब हमारे पास दो फाइल होंगी। फर्स्ट फाइल विल बी अ gradebook.h फाइल, सेकेंड फाइल विल कंटेन द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन से पहले हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू gradebook.h फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। अब जो भी मेन फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं, इसके अंदर हम अपनी क्लास को चूँकि टेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इसका जो सेकंड नेम है दैट इज़ अ ड्राइवर प्रोग्राम। ड्राइवर प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर मेंबर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। हम अपनी क्लास को टेस्ट करने के लिए ड्राइवर प्रोग्राम राइट करते हैं। ये जो लास्ट एग्जांपल थी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ग्रेड बुक हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर टॉप के ऊपर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था। कंस्ट्रक्टर का वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। फिर इसके डाटा मेंबर्स कोर्स नेम को हमने इनिशियलाइज किया था यूजिंग मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। इसके अंदर एक फंक्शन था विद नेम सेट कोर्स नेम, जिसको हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं। वो जो हमारा कोर्स नेम डाटा मेंबर है, इसको वैल्यू असाइन कर देता है। अगर हमने कोर्स नेम की वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए हम सेट कोर्स नेम मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम कोर्स नेम की वैल्यू को रीड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास गेट कोर्स नेम है और इसके साथ कॉन्स्ट लिख दिया गया है। ऐसा मेंबर फंक्शन जो वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, उसके साथ हम कॉन्स्टेंट राइट कर देते हैं, ताकि अगर हम गलती से इसके अंदर वैल्यू चेंज करना चाहें तो कंपाइलर हमें एरर दे दे। सर डिस्प्ले मैसेज के अंदर भी कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, बल्कि सिर्फ डाटा मेंबर की वैल्यू को रीड करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना है। तो उसके लिए गेट कोर्स नेम फंक्शन को कॉल कर लिया गया है। एक जो डिफरेंस हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमने हर जगह पे std कॉलन कॉलन राइट किया हुआ है। अब ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, जहाँ पे भी हम डबल कॉलन्स को यूज़ करते हैं। दिस डबल कॉलन इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब हमने ये बताना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है ये किस चीज़ को बिलोंग करती है। तो इसके लिए हम जो पहले राइट करते थे कि हम मेन कोड लिखने से पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद या इससे पहले हम यूजिंग नेम स्पेस std राइट कर देते थे। यूजिंग डायरेक्टिव यूज़ करते हुए बता देते थे कि हमारे जितने भी स्ट्रिंग्स हैं या cin है, cout है, इसकी फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग करेगी। अब जब हम हेडर फाइल राइट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये वाली जो यूजिंग डायरेक्टिव है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग या cout है, cin है या हमारे पास std है, ये किस चीज़ को बिलोंग करता है। तो उसके लिए फर्स्ट पे हम लिखते हैं कि इसका जो नेम स्पेस है वो std है, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद स्ट्रिंग है या cout है या एंड लाइन है, इसको राइट कर देते हैं। अब जो क्लास का जो मेन हमारे पास C++ फाइल होगी, उसके अंदर हमने इंक्लूड कर लिया है gradebook.h हेडर फाइल को। इसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ किया है कि हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इसको हमने डबल कोट्स के अंदर राइट किया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डबल कोट्स और एंगल ब्रेसेस के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो लिटिल बिट इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हैश इंक्लूड के थ्रू जब जो भी हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल होती है, जबकि जो यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी फ़ाइल है उसको हम डबल कोट्स के अंदर राइट करते हैं। जो gradebook.h है इसको हम उसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे जहाँ पे हम अपने जो मेन फंक्शन है इसकी C++ फाइल को सेव करेंगे। उसको इंक्लूड करने के लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने खुद से दी हुई है कि gradebook.h हमने एक हेडर फाइल डिफ़ाइन की थी, इसको इंक्लूड करने के लिए हम डबल कोट्स को यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर इसी तरह दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ gradebook1, सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ अ gradebook2। दोनों को डिफरेंट वैल्यूज़ पास की गई हैं। जो ही इसको प्रिंट किया गया है तो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। अब हमारे पास ये है कि हमने जहाँ पे cin या cout स्ट्रिंग या एंड लाइन को यूज़ किया है, तो साथ हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ बता दिया है कि ये किसको बिलोंग करते हैं। अब हेडर फाइल के अंदर हम कहते हैं यूजिंग जो डायरेक्टिव है या यूजिंग जो डिक्लेरेशन है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जब हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि एंड लाइन cout और स्ट्रिंग किसको बिलोंग करती है। उसके लिए std कॉलन कॉलन को राइट करते हैं। अब क्लास को जब हम सेपरेट फाइल के अंदर टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर इसके हम डिफरेंट जो हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि ग्रेडबुक है, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
इसी तरह जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हेडर फाइल को इंक्लूड करना इसलिए लाजमी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी डाटा मेंबर के साथ या किसी लोकल वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग लिख देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कंपाइलर को कि इसके लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है। इसके लिए टॉप के ऊपर हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया जाता है। इसी तरह अगर वो यूज़र डिफाइंड क्लास है, इन आवर केस दैट क्लास इज़ अ ग्रेड बुक, वी विल इंक्लूड this header file using hash include preprocessor directive with a double quotes. There will be a opening double quotes and closing double quotes. अब इससे कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जो एग्जैक्ट उसके मेंबर फंक्शन है उनको कॉल कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि कंपाइलर जितने भी क्लास के डाटा मेंबर्स हैं उनके लिए जब मेमोरी एलोकेट करता है तो हर जो ऑब्जेक्ट है उसके डाटा मेंबर्स के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करता है, जबकि मेंबर फंक्शन जो होते हैं इनका सिंगल इंस्टेंस लोड होता है, क्योंकि मेंबर फंक्शन जो हैं वो किसी भी डाटे को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो डाटा मेंबर्स हैं मेंबर फंक्शंस हैं वो मॉडिफाई नहीं हो सकते। तो मेंबर फंक्शन नॉट मॉडिफाइएबल है, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट्स जो हैं हर ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर डिफरेंट एरिया ऑक्यूपाई करता है। हम अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया है वो भी मेमोरी के अंदर एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया है वो भी मेमोरी के अंदर डिफरेंट बाइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करेगा। जबकि जो मेंबर फंक्शन हैं इनका सिंगल इंस्टेंस लोड होता है, क्योंकि मेंबर फंक्शन ने मॉडिफाई नहीं होना होता बल्कि डाटा मेंबर्स को मॉडिफाई करना होता है। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेंबर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। अब जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं इनका साइज़ कितना है या उनको स्टोर करने के लिए हमें कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। अब gradebook.h के अंदर चूँकि हमारे पास एक ही डाटा मेंबर है विद आइडेंटिफायर कोर्स नेम और उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो अकॉर्डिंगली जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब जब हम हैश इंक्लूड के साथ कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं तो प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले वहाँ पे उसका एक्चुअल जो क्लास की जो डेफिनेशन होती है वो रिप्लेस हो जाती है। बस हमें डिफरेंस ये लगता है जब हम अपना कोड राइट करते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर हम सिर्फ अपना लॉजिक्स लिखेंगे, जो क्लास की डेफिनेशन है वो सेपरेट क्लास के अंदर स्टोर हुई है। लेकिन जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो कंपाइलेशन से पहले उस हेडर फाइल को एक्चुअल कंटेंट के साथ रिप्लेस कर देगा। अब जो हेडर फाइल है इसको इंक्लूड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ अ थ्रू डबल कोट्स, सेकंड वन इज़ अ थ्रू एंगल ब्रेसेस। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बिलोंग कर रही है हेडर फाइल तो उसके लिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग करली एंगल ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ये यूज़र डिफाइंड है तो उस केस के अंदर हम ओपनिंग डबल कोट्स और क्लोजिंग डबल कोट्स को यूज़ करेंगे। अगर यूज़र डिफाइंड है तो जहाँ पे हमने मेन फंक्शन वाली फ़ाइल सेव करेंगे वहीं पे हम हेडर फाइल को स्टोर कर देंगे। जो हमारे पास एंगल ब्रेस के थ्रू हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं इसका जो पाथ है वो ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है कि ये फ़ाइल कहाँ पे स्टोर हुई है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल होती है इसलिए जो कंपाइलर है इसको ऑलरेडी इसकी लोकेशन नॉन होती है। अब कंपाइलर एग्जैक्टली पता लगा सके कि ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है तो हम हैश इंक्लूड के बाद या तो एंगल ब्रेसेस देंगे या डबल कोट्स के अंदर हेडर फाइल को लिखेंगे। अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा इट मीन दिस हेडर फाइल इज़ अ यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल। इफ़ वी राइट अ हेडर फाइल इन अ एंगल ब्रेसेस देन कंपाइलर नोज दैट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल की लोकेशन कंपाइलर को ऑलरेडी पता होती है। अब क्लास को जब हम लिखते हैं अलहदा फाइल के अंदर इससे हमारा एक कंसेप्ट प्रमोट होता है जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। कि क्लास को हमने अलहदा से लिख दिया, जिसने मेन फंक्शन की लॉजिक लिखनी है उसको क्लास का नेम पता है और उसके मेंबर फंक्शंस पता है। तो फ्यूचर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक हेडर फाइल होगी जिसके अंदर मेंबर फंक्शंस होंगे। क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम अलहदा फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। इससे ये होगा कि जो क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोग्रामर से हिडन हो जाएगी। प्रोग्रामर को सिर्फ इंटरफेस का पता होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो है या उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो चेंज भी हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर एक ड्राइवर है वो गाड़ी को ड्राइव करता है
तो गाड़ी कोई भी हो वो उसको ड्राइव कर लेगा एज़ फार एज़ उसके जो इंटरफेस है वो सेम रहे, कि हर गाड़ी के अंदर एक स्टीयरिंग होना चाहिए, एक्सीलेटर होना चाहिए, ब्रेक्स होने चाहिए और डोर होना चाहिए जिसको वो ओपन कर सके। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन एक्चुअली जो इंटरफेस है वो सेम रहना चाहिए। तो रीयूजेबिलिटी के साथ साथ इससे जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग वाला कंसेप्ट है वो भी हम प्रमोट करते हैं।